तो 10⁻10 मीटर, 10⁻6 मीटर जैसे बड़े डिस्टेंसेस, या यहाँ से लेके मून तक का डिस्टेंस या कोई प्लैनेट तक का डिस्टेंस जो हम लोग मेज़र करेंगे वो आएगा किसके अंदर, इनडायरेक्ट मेजरमेंट के अंदर। तो सिंपल भाषा में अगर समझिए, डायरेक्ट मेजरमेंट से हम लोग कौन सा मेजरमेंट करते हैं, जो आप मीटर स्केल से या सेंटीमीटर स्केल से या वर्नियर कैलिपर वगैरह से नाप सकते हैं, जिसका रेंज 10⁻⁻5 मीटर से 10⁻2 मीटर तक है। ख़त्म। इनडायरेक्ट मेजरमेंट ऐसा मेजरमेंट जो बहुत ही ज़्यादा छोटा हो, एटॉमिक साइज पे हो, मॉलिकुलर साइज पे हो, या फिर यहाँ से सन का दूरी नापना है, मून का दूरी नापना है, चांद का दूरी नापना है, तो उन सारे मेजरमेंट्स को हम लाते हैं इनडायरेक्ट वाले कैटेगरी में। ये हो गया आपका नॉर्मल मेजरमेंट्स, और ये हो गया आपका बहुत ही ज़्यादा छोटा या बहुत ही ज़्यादा बड़ा मेजरमेंट, वो इस कैटेगरी में आएगा। अब इसके साथ हम लोग उस टेक्निक्स को देखते हैं, कुछ टेक्निक्स को देखेंगे कि किस तरह से मेजरमेंट ऑफ लेंथ किया जाता है। तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं इको की मदद से हम लोग करते हैं। मान लो कि यहाँ पर एक दीवार है और इस जगह से साउंड वेव्स को छोड़ा जाता है। साउंड वेव्स इस दीवार से टकराती है और दीवार से टकराकर वापस आ जाती है। अब आपको पता करना है कि इस पर्टिकुलर जगह से, जहाँ से आप ट्रांसमीटर से, जहाँ से आप साउंड वेव छोड़ रहे हो, इस जगह से लेके इस दीवार तक का डिस्टेंस कितना है। इसको हम लोग मान लेते हैं s। यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस हम लोग मान लेते हैं s। ये कैसे निकालेंगे, तो क्या करना है हमें, सबसे पहले ये एक ट्रांसमीटर यहाँ बैठाना है जो साउंड वेव छोड़ेगा, और वो कहाँ जाएगा, इस दीवार तक। तो इस दीवार के बाद टकरा के वो साउंड वेव वापस इस ट्रांसमीटर के रिसीवर में आएगा। यहाँ रिसीवर लगा हुआ है, यहाँ से ट्रांसमिट हुआ साउंड वेव और यहाँ पर रिसीव हुआ साउंड वेव। तो ट्रांसमिट जब हुआ और उसके बाद जब रिसीव होकर यहाँ वापस आता है, तो उस समय जो टाइम पीरियड है, जितना भी टाइम लगा साउंड को यहाँ से ट्रांसमिट होकर वापस यहाँ तक रिसीव होने में, उसको हम t ले लेते हैं। और जो स्पीड है साउंड का, उसको हम ले लेते हैं v। जिस स्पीड से साउंड जा रहा है और स्पीड से साउंड वापस आ रहा है, स्पीड ऑफ साउंड। तो एक सिंपल फार्मूला हम लोग पहले ही क्लास में भी पढ़े हैं कि वेलोसिटी या स्पीड जो है वो ले लेते हैं। वेलोसिटी इज इक्वल टू ये जो डिस्टेंस कवर कर रहा है बाई टाइम जो लग रहा है उसको यहाँ से जाके यहाँ वापस आने में। तो वेलोसिटी क्या होती है यहाँ पे, आप इसको समझ सकते हैं डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइम टेकन। तो ये साउंड वेव का वेलोसिटी है v, इसको टाइम लग रहा है यहाँ से जाके इससे टकरा के वापस आने में, टाइम t, और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है s। तो आप इसको किस तरह से इस फॉर्मूला में बैठाओगे, आप डिस्टेंस के जगह पे लिख दोगे s, जो कि गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि एक बार साउंड वेव यहाँ से लेकर यहाँ तक जा रहा है तो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, s। फिर साउंड वेव यहाँ से लेके वापस यहाँ तक आ रहा है तो दोबारा कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, s। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, कवर्ड कितना हो गया, 2s। तो जब आप इसको इस फॉर्मूला में बैठाते हो, स्पीड ऑफ साउंड इज इक्वल टू 2s बाई टाइम। तो यहाँ से s मतलब डिस्टेंस इज इक्वल, s को स्पीड मत समझ लेना प्लीज, ये s क्या है, ये डिस्टेंस है। ये टाइम t क्या है, ये टाइम टेकन है। ये v क्या है, ये वेलोसिटी है। तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v इंटू टी बाई 2। अब अगर आपको पता है कि साउंड की स्पीड क्या है और कितने टाइम में वो वापस आया, यहाँ से जो गया साउंड वापस आके यहाँ रिसीव होता है, कितना टाइम लगा टोटल साउंड को जाके वापस आने में, ये टाइम आपको पता है। और आप इसको, इसके मल्टी प्रोडक्ट को, इसके मल्टीप्लिकेशन को, स्पीड इंटू टाइम के मल्टीप्लिकेशन को 2 से डिवाइड करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है। अब हम लोग आते हैं अपने सेकंड एक मेथड की ओर, जो है लेज़र। एक ऑब्जेक्ट है, आप यहाँ से लेज़र मारते हो, इसमें लेज़र जो है यहाँ से ट्रांसमिट होता है, ये हो गया ट्रांसमीटर और ये अपना हो गया रिसीवर। लेज़र यहाँ से ट्रांसमिट हुआ, रिफ्लेक्ट होकर वापस रिसीव होता है रिसीवर में। तो इसमें भी सेम है, लेज़र को यहाँ से जाकर इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट तक टकरा के और यहाँ रिसीवर में वापस आने में जो टाइम लगा उसको हम समझ लेते हैं t।
ये ऑब्जेक्ट से आपका डिस्टेंस, जहाँ पर आप बैठे हो ट्रांसमीटर और रिसीवर लेके, इस ऑब्जेक्ट से आपके डिस्टेंस को हम ले लेते हैं एस, पिछले बार की तरह ही। बार बार ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, वीडियो में टाइम ज़्यादा खाएगा, वही फॉर्मूला पे चल रहा है। अभी कुछ पर्टिकुलर मेथड्स में आप एक फार्मूला याद कर लो, यही फार्मूला से सब होने वाला है। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। एस डिस्टेंस है, स्पीड नहीं है, ध्यान रखना। टाइम और वी क्या है? स्पीड ऑफ लेज़र। तो लेज़र को यहाँ से जो जा रहा है लेज़र और वापस जो रिफ्लेक्ट होकर आ रहा है, तो किस स्पीड से जा रहा है वो है वी। तो उसको हम दर्शाते हैं सी से, स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यही होता है अपना स्पीड ऑफ लेज़र, इतना वैल्यू, इसको मैं वी लिख देता है। तब सिंपल है, लेज़र यहाँ से जा रहा है, वापस यहाँ आ रहा है, तो एस एक बार कब हो रहा, फिर यहाँ से यहाँ गया, एस डिस्टेंस कवर किया, यहाँ से यहाँ आया, फिर एस डिस्टेंस कवर किया, तो एस प्लस एस 2s। तो फॉर्मूला में बैठाओगे वी की जगह क्या लिखोगे? सी। हम लोग लेज़र का स्पीड को सी लिखते हैं, वी की जगह सी लिख दिया, वही चीज़ है, इज इक्वल टू 2s बाई टाइम। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या हो गया? c × t बाई 2। समझ में आया? अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं थर्ड अपने सोनार की। सोनार को कहते हैं साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक है। इसका यूज़ कहाँ होता है कि मान लो आप पानी के अंदर हो और ये एक पनडुब्बी है, सबमरीन। इसको पता करना है कि यहाँ नीचे पत्थर वत्थर है कि नहीं, या नीचे कोई सबमरीन तैर रहा है कि नहीं। तो ये क्या करेगा, यहाँ से वेव भेजेगा। अब ये कौन सा वेव है? ये अल्ट्रासोनिक वेव है। वेव यहाँ से यहाँ गया और वापस रिफ्लेक्ट होके सबमरीन के रिसीवर में आके पहुंचा। ट्रांसमीटर से वेव निकलता है और वापस कहाँ? रिसीवर में रिसीव होता है। तो वेव को, अल्ट्रासोनिक वेव को यहाँ से यहाँ जाने में और वापस यहाँ से रिफ्लेक्ट होके यहाँ आने में जो टाइम लगा उसको क्या कहेंगे? t। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या ले लेते हैं हम लोग? s। अब वेव एक बार गया यहाँ से यहाँ तक और वापस यहाँ से लेके यहाँ तक आया टकरा के, तो s कितना बार कवर हुआ? सबमरीन से रॉक एक बार s कवर हुआ, फिर रॉक से सबमरीन 2 बार s हो गया। तो डिस्टेंस कितना हो गया? 2s। t हो गया टाइम। और अल्ट्रासोनिक का जो वेलोसिटी है उसको हम लोग लिख लेते हैं v, वेलोसिटी ऑफ वेव। तो सिंपल है, v इज इक्वल टू 2s बाई टी। तो s इज इक्वल टू v × t बाई 2। इससे हम लोग निकाल सकते हैं कि सबमरीन से रॉक का दूरी कितना है। तो सबमरीन को पता चल जाता है अल्ट्रासोनिक साउंड वेव भेज के कि यहाँ सबमरीन से कितना नीचे में रॉक है, या सबमरीन से कितना नीचे में कोई मछली तैर रहा है, बड़ा वेल तैर रहा है, या सबमरीन से कितना नीचे में कोई दूसरा सबमरीन है। इस तरीके से सबमरीन अपने पाथ में आते हुए सारे, अपने पाथ के नीचे आते हुए सारे ऑब्स्टेकल्स को देखते हुए चलती है और वो उसको आराम से ट्रेस भी कर सकती है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं रडार। इसमें जो है आपका रडार जो अपना है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग में क्या होता है कि मान लो यहाँ पर एक एरोप्लेन उड़ रहा है, ठीक है, और यहाँ पर एक आप खड़े हो जहाँ पर ट्रांसमीटर है और वेव को रिसीव करने के लिए रिसीवर है। तो यहाँ से रेडियो वेव भेजा जाता है। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। तो कौन सा वेव भेजा जाएगा? रेडियो वेव भेजा जाएगा। अब रेडियो वेव यहाँ से भेजा गया तो एरोप्लेन से टकरा के वो रेडियो वेव वापस रिसीवर में आया। तो
तो यहाँ से रेडियो वेव को एरोप्लेन तक जाने में और एरोप्लेन से वापस टकरा के आने में कितना टाइम लगा, टी। जैसा पहले कर रहे थे वैसे ही, कुछ नया नहीं है। बस आपको एक के बाद एक एग्जांपल समझाते जा रहा हूँ कि ये आपको समझ में आ जाए किस तरह से वर्क करता है यहाँ पर वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम वाला फॉर्मूला। अब यहाँ से हम एरोप्लेन और इस मशीन का डिस्टेंस मान लेते हैं s। तो वेव एक बार गया, s डिस्टेंस ट्रैवल किया, वापस टकरा के एरोप्लेन से जब वापस आया दोबारा s डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाता है 2s। अब यहाँ जो रेडियो वेव जा रहा है उसका वेलोसिटी जो हो जाता है v। तो जैसा हम लोग पहले किए थे v इज इक्वल टू 2s बाई टी, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू v इंटू टी बाई 2। ये हो गया रडार। अब रडार के बाद हम लोग आते हैं ट्रायंगुलर मेथड में। अब ट्रायंगुलर मेथड क्या है? ट्रायंगुलर मेथड है कि मान लो आप यहाँ खड़े हो और आपको नापना है ये बिल्डिंग का हाइट, या आप ये हो और ये है बिल्डिंग, इस बिल्डिंग का हाइट h है। इस बिल्डिंग के नीचे मतलब इस बिल्डिंग के फुट से आपका डिस्टेंस, आप जहाँ पर खड़े हो समझ लो b है, ठीक है। और आप जो है यहाँ क्लाइनोमीटर का मदद से, क्लाइनोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जिससे आप किसी भी ऊंची चीज़ के सबसे टॉप वाले पॉइंट को देखकर एंगल ऑफ एलिवेशन निकाल सकते हैं। आपने शायद 10th में पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर से। तो यहाँ पर हम उससे थीटा जो है वो निकाल लेते हैं, कितना एंगल आप जब क्लाइनोमीटर से देख रहे हो इस बिल्डिंग के टॉप को, तो वो ज़मीन से कितना एंगल एक्सटेंड करता है, तो उसको ले लेते हैं हम लोग थीटा। तो अगर ये थीटा है, इस बिल्डिंग का हाइट h है, इस बिल्डिंग के फुट से आपका डिस्टेंस जो है वो b है, तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। यहाँ लिख देते हैं परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर क्या है h, बेस क्या है b, ले लेते हैं tan थीटा। तो हम लोग यहाँ से h इज इक्वल टू b tan थीटा निकाल सकते हैं। अपने पास थीटा का वैल्यू एंगल होगा, मान लो ये आपका 45 डिग्री होगा तो tan 45 1 आप वो पुट कर दो, tan 30 का जो वैल्यू होगा वो पुट कर दो, और इस बिल्डिंग के फुट से लेके आपका डिस्टेंस जो b है आप वो यहाँ पुट कर दोगे, तो आपको इस बिल्डिंग का हाइट मिल जाएगा। इस चीज़ को भी आप पहले पढ़ चुके हो, तो मेरे को नहीं लगता है कि आपको ये समझने में ज़्यादा दिक्कत होगा। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि समझ लो कि आप अर्थ सरफेस पे हो, ये अर्थ है और ये मून है। आपको मून का जो डायमीटर है ये मेज़र करना है। तो मून का डायमीटर आप कैसे मेज़र करोगे? अर्थ है, अर्थ से आप एक बार मून के इस छोर को, डायमीटर के इस छोर को देखोगे और एक बार आप मून के डायमीटर के इस छोर को देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, टेलीस्कोप के द्वारा कर सकते हो। तो देखो आप यहाँ क्या बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है जिसमें ये जो डायमीटर है वो क्या कर रहा है, एक आर्क की तरह एक्ट कर रहा है। इसको अगर मैं ऐसे बना दूँ तो आपके लिए ज़्यादा इजी हो जाएगा समझना, क्योंकि जब आप प्लेन एंगल पढ़ रहे थे तो ये सेम फिगर वहाँ आता था। तो हम लोग क्या किए, हम लोग अर्थ में खड़े हैं, यहाँ टेलीस्कोप से मून के इस वाले छोर को देखें और टेलीस्कोप से मून के दूसरे वाले छोर को देखें। डायमीटर के इस छोर को देखें एक बार और एक बार डायमीटर के इस छोर को देखें, और यहाँ जो एंगल बन रहा है वो एंगल बोला जाएगा थीटा। और मून से लेके यहाँ अर्थ तक का डिस्टेंस को हम लोग ले लेते हैं s, और ये जो डायमीटर AB है इसको हम लोग मान लेते हैं, ये आर्क का जो लेंथ है ये हम लोग मान लेते हैं b। तो प्लेन एंगल के थ्योरी से आप थीटा को, s को और b को कैसे रिलेट करोगे? थीटा इज इक्वल टू आर्क AB बाई ये डिस्टेंस s। तो थीटा इज इक्वल टू आर्क AB को हम लोग क्या लिए हुए हैं, b, या b नहीं ले, आप इसको d ले लो, d से डायमीटर समझने में इजी होगा।
इसको हम लोग डी ले लिया, आर के बी जो है इसको हम लोग डी ले लिए, बी हटा दिए हैं, डी ले लिए, तो आर के बी की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी। और यहाँ से लेके अर्थ तक का डिस्टेंस, मून से लेके अर्थ तक का डिस्टेंस क्या है, एस। तो एस कैसे, डायमीटर कैसे निकलेगा, डायमीटर इज इक्वल टू थीटा इंटू एस, मतलब ये थीटा जो एंगल यहाँ पर बन रहा है इंटू ये जो डिस्टेंस है मून से लेके अर्थ तक का, ये आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यहाँ पर मून का डायमीटर मिल जाएगा। फिर से एक बार बता देते हैं, अर्थ पे खड़े हो, अर्थ पे खड़े हो, आप यहाँ से क्या कर रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो मून के डायमीटर के इस छोर ए को, फिर एक बार टेलीस्कोप से ऑब्जर्व कर रहे हो डायमीटर के इस छोर बी को। ये जो आर्क यहाँ बन रहा है यही है मून का डायमीटर, आपको सीधा सीधे दिख रहा है, जिसको हम लोग क्या मान लिए हैं, डी। अब यहाँ अर्थ से लेके मून तक का डिस्टेंस क्या है, एस। अब आप प्लेन एंगल जो आपने पढ़ा था पिछले चैप्टर में कि उसका फॉर्मूला क्या, अगर इस तरह का कोई प्लेन एंगल बनता है, ये तो इसमें क्या होता है, अगर ये डिस्टेंस s है और ये आर्क अगर d है तो थीटा इज इक्वल टू डी बाई एस पढ़ा था ना, तो वही हम लगा रहे हैं। देखो आप इसको यहाँ समझो इस तरह से, थीटा कहाँ है, यहाँ है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या है, s, और ये है डायमीटर, तो थीटा इज इक्वल टू डी बाई एस। तो d इज इक्वल टू थीटा, s इधर चला जाएगा, थीटा इंटू एस, तो यहाँ से आप डायमीटर मून का आराम से निकाल सकते हो। अब मान लो कि कोई बहुत ही छोटा ऑब्जेक्ट है जिसका डायमीटर, इसको थोड़ा नीचे बना लिया जाए, बहुत ही कोई छोटा ऑब्जेक्ट है यूनिवर्स में जिसका आपको डिस्टेंस नापना है अर्थ से। तो डिस्टेंस नापने के लिए अगर हम लोग वो पिछला वाला मेथड यूज़ करते हैं कि डायमीटर के इस छोर से यहाँ एक ऑब्जर्वेशन ले ले और डायमीटर के इस छोर से एक ऑब्जर्वेशन ले ले, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ जो एंगल बन रहा है ये इतना छोटा एंगल है कि आप इसको मेज़र ही नहीं कर पाओगे। अगर ये बहुत दूर है, कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, तो इस एंगल को मेज़र नहीं कर पाएंगे अगर हम क्लियरली, तो हम आगे का प्रोसीडिंग थीटा ही नहीं पता रहेगा, तो डिस्टेंस कहाँ से, डायमीटर कहाँ से निकालेंगे या फिर डिस्टेंस कहाँ से निकालेंगे। तो ऐसा आ गया समस्या। तो ये समस्या को दूर करने के लिए एक उपाय निकाला गया, और वो उपाय ये था कि चलो ये अपना अर्थ है, हम अर्थ में 2 पॉइंट ले लेते हैं ऑब्जर्वेशन का, एक पॉइंट ले लेते हैं ए, दूसरा पॉइंट ले लेते हैं बी। ये दूर है थोड़ा एक दूसरे से, ऐसा नहीं है कि आप मतलब यहाँ खड़े हो ए है, हाँ थोड़ा दूर यहाँ आ गए तो बी हो गया, ऐसा नहीं है। ये अर्थ के बहुत दूर में कुछ बहुत बड़े डिस्टेंस में एक पॉइंट ए लिया गया है और दूसरा पॉइंट बी लिया गया है। और इस वाले जो प्लैनेट है या फिर जो भी ये हम लोग एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट है जिसका हम लोग डिस्टेंस नापना चाहते हैं अर्थ से, कि अर्थ से कितना दूर है, इसको समझ लेते हैं ओ। अब क्या करेंगे, हम लोग एक ऐसा कोई प्लैनेट लेंगे या एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट लेंगे जो अर्थ से इतना दूर है कि आप उसको पॉइंट ए से देखो, कि बी से देखो, कि सी से देखो, कि डी से देखो, आपको वो हमेशा आपके ऊपर ही नज़र आएगा। वो इतना दूर है अर्थ से कि आप यहाँ खड़े हो, जो ऑस्ट्रेलिया में खड़े हो तो भी आपको सर के ऊपर ही दिख रहा है, आप इंडिया में खड़े हो तो भी आपको सर के ऊपर ही दिख रहा है, अमेरिका में खड़े हो जाओ तो भी आपको सर के ऊपर ही दिख रहा है। मतलब उसके लिए आपको कोई इंक्लिनेशन नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ खड़े हो तो आपको इंक्लाइंड दिख रहा है, वो नहीं, वो भी आपको, आप ए पॉइंट पर खड़े हो तो आपको वो सर के ऊपर ही दिख रहा है, सी पॉइंट पे खड़े हो तो भी आपको वो चीज़ सर के ऊपर ही दिख रहा है, डी पॉइंट पे खड़े हो तो भी आपको वो चीज़ सर के ऊपर ही दिख रहा है। तो इसको हम मान लेते हैं ओ डैश। तो ए पॉइंट से उस ऑब्जेक्ट को जब हम लोग देखते हैं ओ डैश को, तो अपना सर के ऊपर दिख रहा है, मतलब सीधा एकदम यहाँ से लाइट रह जाएगा जब आप टेलीस्कोप से देखेंगे तो ये देखने के बाद जब हम लोग ये देखेंगे कि वो कहाँ पर है तो सीधा लाइन आएगा। अब क्या करेंगे, टेलीस्कोप को थोड़ा सा मोड़ेंगे और इस ऑब्जेक्ट तक लाने की कोशिश करेंगे, जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हम लोग को नापना है अर्थ से कितना दूर है, ये जो हम लोग को नापना है कितना दूर है,
यहाँ देखेंगे, यहाँ देखने के बाद हम लोग धीरे से टेलीस्कोप को इधर मोड़ेंगे और कहाँ तक लाएंगे, उस ऑब्जेक्ट तक लाएंगे जिसका डिस्टेंस हम लोग को नापना है अर्थ से। ओ का नापना है, ओ डैश का नहीं नापना। ओ डैश को हम लोग तो रेफरेंस लिए हैं। तो यहाँ एक बनेगा एंगल थीटा 1, इसको ले लेते हैं। अब क्या है, वैसे ही बी से उस ऑब्जेक्ट को देखना है, ओ डैश को। ये जो मेथड है इसको बोलते हैं पैरेलैक्स मेथड। अब बी से देखना है उस ऑब्जेक्ट ओ डैश को, वो भी आपको वहाँ बी से भी सीधा ही दिखेगा, यहाँ आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं हम, दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर टेलीस्कोप से थोड़ा सा मुड़ना है और हम लोग को इस वाले ऑब्जेक्ट जिसका डिस्टेंस हम लोग निकालना है उसको देखना है। यहाँ भी एक एंगल बनेगा थीटा 2। तो ये एंगल जो बना थीटा 1 और ये एंगल जो बना थीटा 2, ये दोनों का जो जोड़ है वो बराबर होगा इस एंगल के थीटा के। तो ये जो यहाँ एंगल थीटा है ये किसके बराबर होगा, थीटा 1 प्लस थीटा 2। अब ये एंगल थीटा मिल गया और इसी एंगल को बोलते हैं पैरेलैक्स एंगल, और इस मेथड को बोलते हैं पैरेलैक्स मेथड। अब हम लोग ये थीटा मिल गया, आपको इतना ही समझना था कि थीटा कैसे मिलेगा। अभी थीटा मिल गया समझिए, तो आगे कुछ नहीं, आगे वही वो प्लेन एंगल वाला थ्योरी है। यहाँ से हम लोग ले लेते हैं अर्थ का डिस्टेंस कितना, अज्यूम कर लेते हैं s। अब a से b, ये क्या है, ये भी एक आर्क है। अब ये जो आर्क बन रहा है इसको हम लोग ले लेते हैं b, अज्यूम कर लेते हैं कि a से लेकर b तक का डिस्टेंस कितना है, स्मॉल b है। तो अब प्लेन एंगल वाला थ्योरी जो है हम लोग मानते हैं थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ ऑफ आर्क बाई ये रेडियस, ये डिस्टेंस। तो थीटा इज इक्वल टू आर्क क्या है यहाँ पे, a टू b, ए बी आर्क बाई ये डिस्टेंस, यहाँ ये पॉइंट से जो यहाँ तक हम लोग आ रहे हैं इसको हम लोग कितना ले लिए हैं यहाँ तक, s। यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है s। तो अब आर्क ए बी क्या है, आर्क ए बी को हम लोग लिए हुए हैं यहाँ पे b बाई s। तो s इज इक्वल टू b बाई थीटा। अब हम लोग को b पता है, हम लोग अर्थ में अगर एक जगह से दूसरे जगह पे हैं तो आराम से यहाँ से नाप सकते हैं, यहाँ तक का दूरी 50 किलोमीटर होगा, 100 किलोमीटर होगा, 1000 किलोमीटर होगा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। तो अपने को ये क्या है, b पता है, ये कितना भी हो सकता है, 1000 किलोमीटर होगा। थीटा जो है वो हम लोग को पता चल गया। थीटा कैसे पता चल गया, थीटा इज इक्वल टू थीटा 1 प्लस थीटा 2। थीटा 1 यहाँ पे है, आप लोग थीटा 1 का वैल्यू यहाँ से निकाल लिए। थीटा 2 यहाँ पे है, थीटा 2 का वैल्यू हम लोग निकाल लिए टेलीस्कोप की मदद से। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा, थीटा। तो थीटा भी अपने पास है, ये डिस्टेंस भी अपने पास है a से लेकर b तक का। अब ये s क्या है, डिस्टेंस बिटवीन दिस ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट और अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस है उसको कह रहे हैं s। तो हम लोग यहाँ से s आराम से निकाल सकते हैं। अगर ये नहीं समझ में आया तो दोबारा तिबारा चौबारा इस वीडियो को देखिए, उसके बाद जाइए अपना किताब खोलिए, किताब खोलने के बाद उसको समझ के कॉपी में नोट डाउन करिए, कम से कम 1 महीने तक के लिए दिमाग में रहेगा। उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल बना लेना है इसका। अब हम लोग समझते हैं कि मास का मेजरमेंट कैसे होता है। तो देखो मास 1960 से पहले ना मास 2 तरह का था। अब वो क्या क्या मास था, इनर्शियल मास और ग्रेविटेशनल मास। तो इनर्शियल मास क्या होता है, इनर्शियल मास वो मास होता है कि अगर एक बॉडी है, इस पे कोई फोर्स लगा हुआ है, फोर्स के कारण ये बॉडी क्या है, मोशन में है, ट्रांसलेशनल मोशन में है, ये बॉडी आगे जा रहा है। आप कोई बॉल है उसको धक्का मार दीजिएगा तो बॉल आगे जाएगा ना। तो उसी तरह से उसमें एक फोर्स लगाया गया, एक धक्का लगाया गया जिसके कारण ये बॉल आगे जा रहा है। अब इस कंडीशन में ग्रेविटी तो है ही, वो तो एक्ट करेगा ही। ग्रेविटी अगर आप अर्थ सरफेस पे हो तो वो तो अर्थ के नीचे एक्ट करेगा ही, अर्थ के तरफ में किसी भी बॉडी का। तो ये ग्रेविटी को छोड़कर ये फोर्स के कारण जो ये बॉडी मोशन में है, मतलब आगे बढ़ रहा है, इस समय जो इसका मास होगा उस मास को कहेंगे इनर्शियल मास। ग्रेविटेशनल मास क्या होता है कि एक बॉडी है, उस पे जो ग्रेविटी के कारण जो मास एक्ट कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो मास एक्ट कर रहा है, उसको कहेंगे हम
ग्रेविटेशनल मास। हालांकि ये दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं था, माइन्यूट अंतर था। और 1960 में एक साइंटिस्ट के द्वारा कह दिया गया कि इनर्शियल मास और ग्रेविटेशनल मास को कंबाइन कर दो और इसको एक ही बात बोलो कि ये क्या है, मास। इसके बाद से हम लोग इनर्शियल और ग्रेविटेशनल को उतना नहीं लेते हैं, अगर हम लोग जनरल रूप में पढ़ रहे हैं तो उसको सीधे मास के रूप में लेते हैं। मास का ऐसा यूनिट क्या है, मास का ऐसा यूनिट है केजी। इनर्शियल मास को क्या चीज़ में मेज़र करते थे, इनर्शियल मास को मेज़र करते थे हम लोग इनर्शियल बैलेंस में। ग्रेविटेशनल मास को मेज़र करने के लिए अपने पास था फिजिकल बैलेंस। इनर्शियल मास को मेज़र करने के लिए था इनर्शियल बैलेंस, ग्रेविटेशनल मास को मेज़र करने के लिए था फिजिकल बैलेंस। अब इनर्शियल मास में एक और चीज़ समझ लो, एक मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन जो होता है, तो मास इंटू एक्सेलरेशन का एक इक्विवेलेंस इक्वेशन है। एक बॉडी है ए, ये फिर पढ़ोगे ये आगे मोशन में, उसमें फोर्स लगता है F। अब F फोर्स लगने के कारण इसमें एक एक्सेलरेशन जनरेट होता है A1। आई बॉडी का मास कितना था, M1। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, फोर्स इज इक्वल टू M1 इंटू A1, मास इंटू एक्सेलरेशन। और वही फोर्स, उतना ही अमाउंट का फोर्स एक बी बॉडी में लगता है। मान लो फोर्स 5 न्यूटन है, उतना ही फोर्स बी में लगता है। इस पर्टिकुलर बॉल का मास M2 है और इसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है इस फोर्स लगाइएगा तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, वो होता है A2। तो यहाँ लिख सकते हैं F इज इक्वल टू M2 A2। तो दोनों F के बराबर है, M1 A1 भी F के बराबर है, M2 A2 भी F के बराबर है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से M1 A1 इज इक्वल टू M2 A2। तो ये फॉर्मूला का यूज़ करके मान लो कि हमको M2 नहीं पता है, बाकी M1 पता है, हमको M2 नहीं पता, हमको इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का मास नहीं पता है, पर हमको इसका मास और इसका एक्सेलरेशन मालूम है, इसका एक्सेलरेशन मालूम है, A2 मालूम है। तो हम लोग यहाँ से M2 निकाल सकते हैं, कैसे, M1 A1 बाई A2। इस तरह से हम लोग M2, इसका कुछ न्यूमेरिकल्स में एप्लीकेशन आता है जो कि आगे पढ़ेंगे। बाकी इसको अभी हम लोग यहीं छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं मास की तरफ। अब नॉर्मली मास जो है वो फिजिकल बैलेंस से हम लोग निकाल लेते हैं कोई भी चीज़ का। पर अगर हम लोग को मास निकालना है कोई एटम का, मॉलिक्यूल का, छोटे छोटे एटम और मॉलिक्यूल का मास अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो इसका मास निकालने के लिए जो टेक्निक होता है उस टेक्निक को बोलते हैं मास स्पेक्ट्रोग्राफ। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वगैरह हम पूछ सकता है, इसको एक लाइन में याद रख लेना है कि छोटे एटम से मॉलिक्यूल्स का मास निकालने के लिए जो टेक्निक यूज़ होता है उस टेक्निक को क्या बोलते हैं, मास स्पेक्ट्रोग्राफ बोलते हैं। अब एटम का जो वेट है या मॉलिक्यूल का जो वेट है, अब उसको ऐसा तो नहीं ना बोलो कि 1 kg है 2 kg है, बहुत ही छोटा होता है, तो उसको हम लोग डिनोट करते हैं U से। U क्या होता है, यूनिफाइड एटॉमिक मास। तो यूनिफाइड एटॉमिक मास क्या होता है, U होता है। अब 1U कितना होता है, 1U बराबर होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो ऐसा यूनिट जो है वो अपना मास का kg है, बट हम लोग जब एटॉमिक लेवल मॉलिकुलर लेवल में आ जाते हैं तब क्या यूनिट यूज़ होती है उसको डिनोट करने के लिए मास को, यूनिफाइड एटॉमिक मास। ये सब छोटे छोटे टर्म्स है जो आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये सब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या फिर 1 वर्ड आंसर ये सब में आ सकता है। और 1U कितने के बराबर होता है, कितना kg के बराबर होता है, 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। अब बात करते हैं हम लोग वेट की। वेट क्या होता है, एक बॉडी है, इस बॉडी में
ये अर्थ सरफेस है, तो अर्थ सरफेस है तो इस बॉडी में ग्रेविटेशनल पुल होगा। तो इस ग्रेविटेशनल पुल के कारण ही इस बॉडी में एक वेट आता है और उसी को हम लोग वेट बोलते हैं। तो अगर इस बॉडी का मास m है और इसमें ग्रेविटेशनल पुल जो अर्थ के कारण है वो g लग रहा है, तो वेट कितना होगा इस बॉडी का? m इंटू जी, याद रखना है। तो वेट क्या है? द फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ सरफेस ऑन द बॉडी, डाउनवर्ड फोर्स, मतलब अर्थ जो डाउनवर्ड फोर्स लगा रहा है, एक अट्रैक्ट कर रहा है किसी भी बॉडी को अपने तरफ, अपने सेंटर में अर्थ जो, उसी फोर्स के कारण ही, जो उसी फोर्स को ही हम लोग उस बॉडी का वेट कहते हैं। वेट एक्चुअली है क्या? वेट एक्चुअली में एक फोर्स है जो मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। देखो ये फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है ना, तो उसी तरह से जब फोर्स, अगर ये ट्रांसलेशनल फोर्स है, मान लो कि इस तरह से एक फोर्स लगा एक बॉडी पे, इस बॉडी का मास है m और इस बॉडी का एक्सेलरेशन है, तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सिमिलरली अगर ये बॉडी है यहाँ, इसका मास है m और ये नीचे मतलब ग्रेविटी है, हम लोग सब यहाँ खड़े हैं तो हम लोग सब पे ग्रेविटी लग रहा है भैया, तो अर्थ जो ग्रेविटी एक्सर्ट करता है किसी भी बॉडी पे, ये क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू वेट। तो वेट क्या है? एक फोर्स है। कौन सा फोर्स है? जो अर्थ किसी भी बॉडी को उस फोर्स से अपनी ओर खींचता है, उसी को कहते हैं वेट। तो देखो वेट और मास में अंतर है। वेट और मास में क्या अंतर है? मास जो है वो कभी जीरो नहीं हो सकता है, वेट जो है वो जीरो हो सकता है। कब होगा वेट जीरो? मास तो जीरो नहीं हो सकता है, वेट जीरो कब होगा? मान लो g का वैल्यू जीरो हो गया तो वेट कितना होगा? m इंटू जीरो, वेट हो जाएगा जीरो। अब वेट जो होता है उसका डायरेक्शन है, वेट का डायरेक्शन क्या है? डाउनवर्ड। मास जो है उसका कोई डायरेक्शन है? मास का कोई डायरेक्शन नहीं है, तो मास हो जाएगा स्केलर और वेट हो जाएगा वेक्टर क्वांटिटी। दूसरा, मास जो है उसको मास जो है ये आपका, एक मिनट, एसेंशियल प्रॉपर्टी है किसी भी बॉडी का। और वेट जो है ये नॉन एसेंशियल प्रॉपर्टी है। एसेंशियल प्रॉपर्टी क्यों है? क्योंकि मास जो है नॉन जीरो है, ये कभी जीरो नहीं हो सकता, इसीलिए एक पर्टिकुलर बॉडी का, एक मटेरियल का एसेंशियल प्रॉपर्टी है। वेट क्या है? वो जीरो है, हो सकता है, तो वेट जो है वो नॉन एसेंशियल प्रॉपर्टी है। मास हमेशा कांस्टेंट रहेगा, वेट जो है वो वेरिएबल है। कांस्टेंट कैसे रहेगा? अब ये एक प्लैनेट है, समझ लो अर्थ, यहाँ g की वैल्यू 9.8 होती है, हम लोग 10 ले लेते हैं, और दूसरा एक प्लैनेट p है, यहाँ g का वैल्यू जो है वो समझ लो 20 है। अब आपका मास है, कोई एक ऑब्जेक्ट है, मास जो है वो इस ऑब्जेक्ट का 1 किलोग्राम है, तो यहाँ पर वेट कितना होगा? 1 इंटू 10, यहाँ पर वेट कितना होगा? 1 इंटू 20। यहाँ अगर दिख नहीं रहा होगा तो इस प्लैनेट में वेट कितना होगा? 1 इंटू 20। 1 क्या है? मास। 20 क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मास इंटू जी। तो यहाँ पर 20 आ रहा है, यहाँ पर 10 आ रहा है, तो आप देख सकते हैं कि वेट जो है यहाँ कितना है? 10। यहाँ इस प्लैनेट पे वेट कितना, अर्थ पे वेट कितना है? 10। इस प्लैनेट पे वेट कितना है? 20। बदल रहा है वेट, वेट वेरी कर रहा है, पर मास इस प्लैनेट में कितना है? 1। मास इस प्लैनेट में कितना है? 1। मास जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहा है, तो मास कांस्टेंट है और वेट जो है वो वेरिएबल है। मास जो है उसका एसआई यूनिट केजी है, वेट जो है उसका एसआई यूनिट है न्यूटन। इस तरह से और भी बहुत सारे डिफरेंसेस निकल के आ जाते हैं, बट ये बेसिक डिफरेंस है जो आप याद रख सकते हो। अब अगर दो, ये एक प्लैनेट है, ये एक प्लैनेट है, अब इसका मास अपने को पता है m1, इसका मास m2 नहीं पता है,
तो इतने बड़े बड़े प्लैनेट्स का वेट कैसे मास कैसे निकालोगे? थोड़ी लोगों को तराजू में बैठा दीजिएगा कि मास पता चल जाएगा। उतना बड़ा प्लैनेट के लिए उतना बड़ा तराजू तो बनेगा नहीं। तो क्या होता है कि हम लोग उसको ग्रेविटेशनल वाला जो अपना कॉन्सेप्ट है, F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ F है फोर्स, जो ग्रेविटेशनल फोर्स इस दोनों बॉडी के बीच में है, इस दोनों प्लैनेट के बीच में है। G क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। m1 क्या है? इस प्लैनेट का मास। m2 क्या है? इस प्लैनेट का मास। r क्या है? इससे और इसके बीच का डिस्टेंस। तो कोई भी एक हमको मास m2 नहीं पता है तो हम लोग यहाँ पे इस फॉर्मूला का यूज़ करके निकाल सकते हैं, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। यहाँ बस आपको एक ओवरव्यू दे दिया। स्प्रिंग बैलेंस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। स्प्रिंग बैलेंस तो आप लोग देखे ही होंगे, चाबी वाला रिंग होता है आजकल, तो लोग उसमें भी लगा घूमते हैं। अभी तो नहीं, बहुत पहले जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो काफ़ी चलता था, क्योंकि इससे आराम से कहीं भी 2-4 किलो तक वजन हो जाता। अब मार्केट में गए, कोई वहाँ पर तराजू लेके बैठा है और आपको अगर वो बेवकूफ़ बना रहा है, वो चुंबक लगा दिया तराजू के नीचे, तो कैसे चेक करोगे? तो ये स्प्रिंग बैलेंस था, 2-4 किलो तक आराम से वेट कर सकते थे। तो यहाँ स्प्रिंग बैलेंस के यहाँ पर आपका रीडिंग मीटर होता है, यहाँ स्प्रिंग लगा हुआ रहता है और यहाँ पर आप लोड को लटका सकते हो। तो जब आप लोड को लटकाइएगा तो क्या होगा कि ये स्प्रिंग नीचे आएगा। जब लोड लटक गया तो स्प्रिंग का पोजीशन चेंज होके यहाँ से यहाँ आ गया। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो अपने को बता रहा है कि यहाँ क्या है कि इस लोड का वेट कितना है? 2 kg। तो इसमें कौन सा फार्मूला काम करता है? ये जो लोड है, जो लोड स्प्रिंग बैलेंस में लगा हुआ है, या वेट जो स्प्रिंग बैलेंस में एक्ट कर रहा है, ये वेट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? ये स्ट्रिंग का स्ट्रेचिंग के। तो द स्ट्रेचिंग ऑफ द स्ट्रिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लोड। और लोड जो होता है वो उतना ही होना चाहिए कि इस स्प्रिंग जो यहाँ लगा हुआ है इसका इलास्टिक लिमिट को पार ना कर दे। इलास्टिक लिमिट मतलब क्या? अगर यहाँ हाथी लटका दीजिएगा अगर, तो ये क्या होगा? स्प्रिंग टूट जाएगा ना। तो एक तो जो इसका लिमिट है कि आप यहाँ 4 किलो तक ही लगा सकते हैं, तो उतना ही लोड लगाना। यहाँ अगर 10 किलो का लोड लग गया तो ये स्प्रिंग जो है वो काम नहीं करे, खिंचा जाएगा और आपका एक्यूरेट वजन नहीं बताएगा। तो ये हो गया स्प्रिंग बैलेंस का कंसेप्ट। ये हम लोग वेट नापने के लिए यूज़ करते हैं, मास नापने के लिए नहीं है, वेट नापने के लिए यूज़ करते हैं। तो आई थिंक मास के बारे में, मास का मेजरमेंट के बारे में बहुत कुछ क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हम लोग आते हैं कि टाइम का मेजरमेंट कैसे करेंगे। अब टाइम का मेजरमेंट कैसे होगा? टाइम का मेजरमेंट करने के लिए सबसे इजी चीज़ जो आपके पास अवेलेबल है वो क्या है? क्लॉक, घड़ी। अब जो आपका घर में घड़ी लगा हो तो घड़ी है ही है, पर एक्चुअल में घड़ी होता क्या है? घड़ी वो होता है, वो चीज़ होता है जो एक रेगुलर इंटरवल के टाइम, एक पीरियड के, एक रेगुलर पीरियड के बाद अपने आप को रिपीट करे। मतलब कि जैसे 12 है, 6 है, यहाँ 3 है, यहाँ 9 है, तो 12 से कांटा जो है स्टार्ट होता है और वापस से 12 में आ जाता है 12 घंटा के बाद। फिर 12 घंटा के बाद फिर 12 से कांटा स्टार्ट होता है और वापस आ जाता है 12 घंटा में। तो रेगुलर इंटरवल 12 घंटा के इंटरवल के बाद अपने आप को ये वापस से रिपीट कर रहा है, तो इसी को कहते हैं क्लॉक। तो सिर्फ ये घड़ी नहीं हो सकता है। अब सन है, अर्थ है, ये सन के चारों ओर इस तरह से घूम रहा है। तो 1 साल, यहाँ 1 साल का समय लगता है सन को यहाँ से लेके यहाँ घूमने। तो 1 साल बाद फिर यहाँ आ जाता है, फिर यहाँ से लेके यहाँ 1 साल लगता है, फिर यहाँ आ जाता है। तो हर 1 साल में अर्थ जो है यहाँ एक सर्कल कंप्लीट कर रहा है। तो ये भी एक क्लॉक है। आपका हार्ट बीट, पल्स रेट, ये भी क्लॉक है, क्योंकि ये भी रेगुलर इंटरवल में आपका धड़क रहा है। आपका पल्स भी जो है वो रेगुलर इंटरवल में, आप पल्स ऑक्सीमीटर अभी चल रहा है बाजार में, उसमें आपका पल्स दिखाता है, देख लीजिएगा। एक रेगुलर इंटरवल में आपका जो पल्स है वो पल्स काउंट आपका दिखाता है। उसके बाद सीजियम एटम, ये बहुत एक्यूरेट क्लॉक है।
तो सीजियम एटम का वाइब्रेशन भी जो है वो बहुत ही ज़्यादा पीरियोडिक है और रेगुलर है, तो इसको भी हम लोग एक क्लॉक की तरह यूज़ करते हैं। तो ये हुआ क्लॉक का डेफिनेशन कि कोई भी चीज़ अपने आप को रेगुलर इंटरवल में अगर रिपीट कर रहा है तो उसको हम लोग कह सकते हैं क्लॉक, और उसी क्लॉक का मदद से हम लोग नापते हैं टाइम। अब अगर हम लोग बात करें कि टाइम को नापने के लिए किस किस टेक्निक्स का यूज़ हो सकता है, ये आपका वन वर्ड आंसर या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछ सकता है। सबसे पहला इलेक्ट्रिक ऑसिलेटर, इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेटर, क्वार्ट्ज क्रिस्टल क्लॉक, सीजियम एटम क्लॉक, रेडियो एक्टिव डीके। तो ऑसिलेटर होता है, ऑसिलेटर भी वही होता है जो रेगुलर इंटरवल के बाद वाइब्रेट करता है, जिसको हम लोग क्लॉक की तरह यूज़ कर सकते हैं। दो फॉर्म में है, इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक। उसके बाद क्वार्ट्ज क्रिस्टल क्लॉक होता है। क्वार्ट्ज एक मटेरियल होता है जिसका ये वाइब्रेशन काफ़ी पीरियडिक और एक्यूरेट होता है। सीजियम एटम क्लॉक ये बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट होता है। सीजियम एटम का जो वाइब्रेशन होता है उसी के पीरियड को जो है हम लोग यूज़ करते हैं क्लॉक की तरह, एक इंटरवल पाने के लिए, एक रेगुलर इंटरवल में वो भी जो है वाइब्रेट कर रहा है। तो सीजियम एटम क्लॉक जो है इसका इतना एक्यूरेट है कि 5000 साल तक के दो अगर सीजियम क्लॉक है, 5000 साल तक भी अगर लगातार चलाते रहिएगा तो इन दोनों के बीच का अंतर जो आएगा वो सिर्फ 1 सेकंड आएगा, 5000 साल तक चलने के बाद भी। तो इतना एक्यूरेट है ये सीजियम एटम क्लॉक। और लास्ट में आता है कि रेडियो एक्टिव डीके। पता करना है कौन सा पेड़ कितना पुराना है, कि 400 साल पुराना पेड़ है तो उसमें कौन सा मेथड यूज़ होता है, रेडियो एक्टिव डीके मेथड यूज़ होता है उस पेड़ का उम्र या लाइफ को जानने के लिए। तो ये हो गया अपना टेक्निक्स टू मेज़र टाइम। अगर कुछ छूट रहा है तो एक बार हम लोग ओवरव्यू ले लेते हैं कि बाद में कभी प्रॉब्लम ना हो। वैसे तो सब कुछ क्लियर हो ही गया है और कुछ बच नहीं रहा है। तो लास्टली यही होता है हम लोग का कि टाइम को इस टेक्निक्स के यूज़ करते हैं। बहुत ही छोटे टाइम्स को अगर मेज़र करना है, बहुत छोटे माइन्यूट टाइम्स को मेज़र करना है तो सीजियम एटम क्लॉक का मेज़रमेंट हो जाएगा, उसके द्वारा मेज़रमेंट कर लेंगे। और बहुत ही लंबे टाइम को अगर मेज़र करना है, कोई ट्री का कितना साल हो रहा है या फिर कोई फॉसिल फ्यूल कितना साल, बहुत सारा आर्टिक्राफ्ट निकलता है ना, वो कितना पुराना, तो रेडियो एक्टिव डीके यूज़ कर सकते हैं। तो अब जाके इसको पढ़िए अपने किताब से और उसके बाद खुद से नोट्स बनाइए, क्योंकि वीडियो देख के एक दिन भी दिमाग में नहीं रहता है। अभी देखिएगा 4 दिन बाद भूल जाइएगा। मेरा वीडियो देखिए या कोई बहुत ही बड़े या बहुत ही अच्छा वीडियो अगर कोई बनाता हो, बनाता ही है, बहुत लोग बनाते हैं अच्छा वीडियो, उनका वीडियो अगर आप देख रहे हैं फिर भी वो वीडियो आपके दिमाग में 6 घंटा 8 घंटा ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन रहेगा, भूल जाइएगा। तो आपको यहाँ एक हेल्प मिला आपके बुक को समझने के लिए। अब इसको समझने के बाद अब जाके किताब खोलिएगा, वहाँ खुद से पढ़िएगा और खुद से पढ़ के जब नोट्स बनाइएगा तब महीना भर के लिए शायद आपका दिमाग में वो चीज़ रहेगा। धन्यवाद।